हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते सभी को। बीए प्रथम वर्ष के सिलेबस में हम लास्ट ब्रह्मांड और गैलेक्सी पर चर्चा कर चुके हैं और आज का जो सेशन होगा उस सेशन में हम सौरमंडल की चर्चा करते हैं। देखिए, लास्ट हमने जो पढ़ा है ब्रह्मांड और गैलेक्सी यानी यूनिवर्स और गैलेक्सी को जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। नोट्स मैंने बना दिए थे, उस नोट्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, देखना है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सौरमंडल के बारे में, लेकिन थोड़ा सा हम स्टार्स के बारे में देख लेते हैं, है ना। तारे क्या होते हैं, तारे के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक्चुअल में हमने पढ़ना शुरू कहाँ से किया था? हमने पढ़ना शुरू किया था ब्रह्मांड से, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, यानी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। फिर यूनिवर्स को पढ़ने के बाद हमने गैलेक्सी को पढ़ा। ठीक है, गैलेक्सी को पढ़ा कि गैलेक्सी क्या होती है, हमारी गैलेक्सी कौन सी है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। और गैलेक्सी के बाद हम पढ़ते हैं स्टार्स यानी तारे, और फिर तारे पढ़ने के बाद फिर हम आ जाएंगे सौरमंडल पर। तो जो कोर टॉपिक होगा वो होगा सौरमंडल। ठीक है, जो हमारा कोर टॉपिक होगा वो होगा सौरमंडल। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि सौरमंडल में प्रमुख तारा जो है हमारा वो कौन सा है, और इसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख तारे के अलावा जो हमारे ग्रह हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो उपग्रह है उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो मेन फोकस होगा किस पर? पृथ्वी पर, क्योंकि आगे फिर हमें पृथ्वी को पढ़ना है। क्योंकि आगे का जो पॉइंट होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग वो होगा पृथ्वी की उत्पत्ति, ठीक है, और या फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो अभी हम पढ़ रहे हैं तारे। तारे क्या होते हैं, स्टार्स क्या हैं, और स्टार्स की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने के पश्चात फिर हम आ जाएंगे सौरमंडल पर कि सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम किस प्रकार से बना। ठीक है, तो आपकी ये हेडिंग हो जाएगी, आप लिख लीजिए यहाँ पर हेडिंग लिख लीजिए आप, तारे, स्टार्स, उस पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं, फिर हम बात करेंगे सौरमंडल की। सौरमंडल किस प्रकार से बना है, सौरमंडल का ओरिजिन कैसे है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग हो जाएगी आपकी तारे या स्टार्स। क्लियर? 1 बाय 1 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। तारे क्या होते हैं, तारे किस प्रकार से बने हैं, तारों में कौन सा बल होता है जिसके माध्यम से वो इस पूरे ब्रह्मांड में स्थित हैं। सबसे पहले देखिए, तारे होते क्या हैं। तारे जो स्टार्स होते हैं, तारे जो होते हैं उष्ण वे उष्ण लिखेंगे, तारे उष्ण वे दीप्तिमान खगोलीय पिंड होते हैं। तारे उष्ण वे दीप्तिमान खगोलीय पिंड होते हैं। देखिए दोस्तों, आपने स्टार्स देखे होंगे, स्टार्स इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टार्स हैं, तारे जो हैं, ये कैसे होते हैं? उष्ण, गर्म होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? गर्म होते हैं और दीप्तिमान होते हैं, यानी कि ये सेल्फ अपनी जो रोशनी है, जो लाइट है, वो जनरेट करते हैं। कारण क्या है कि ये उष्ण होते हैं, गर्म होते हैं। और आप देखें, जब अग्नि जलती है, ठीक है, अग्नि जब जलती है तो उसमें एक अलग ही प्रकार से रोशनी नज़र आती है। तो तारे जो होते हैं वो उष्ण होते हैं, गर्म होते हैं और दीप्तिमान हैं। और ये कैसे हैं? खगोलीय पिंड है। कैसे दोस्तों? खगोलीय पिंड। देखिए, हम जितनी भी चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्मांड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, गैलेक्सी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये सब देखिए एक्चुअल में है क्या? तो एक्चुअल में ये सब चीज़ें जो हैं ये खगोलीय पिंड है ना। ये एस्ट्रोनॉमिकल बेल्ट है पूरा का पूरा, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं।
अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, यानी खगोलीय भूगोल हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम पढ़ रहे हैं स्टार्स, क्योंकि हम पहले ब्रह्मांड को पढ़ चुके हैं, गैलेक्सी को हम पढ़ चुके हैं, और अब पढ़ रहे हैं हम स्टार्स। तो स्टार्स में हम पहला फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, तारे उष्ण कटिबंधीय तारे उष्ण यानी गर्म और दीप्तिमान खगोलीय पिंड होते हैं। तो आपका फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि तारे जो है वास्तविकता में इस पूरे ब्रह्मांड में किस प्रकार से संचालित है, किस प्रकार से ये क्या इनमें कोई गति होती है, और होती है तो किस प्रकार से, ये किस प्रकार से जकड़े हुए हैं। तो सेकंड पॉइंट की हम चर्चा करेंगे। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे कि इनका स्वयं का प्रकाश होता है, प्रकाश व चुंबकीय प्रकाश वे चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, प्रकाश वे चुंबकीय क्षेत्र या विकिरण उत्पन्न करते हैं, ठीक है, विकिरण उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें स्वयं का प्रकाश होता है और चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये चुंबकीय विकिरण ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इन्हें हम क्या कहते हैं, तारे कहते हैं। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका जो ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है, ऊर्जा का जो स्रोत होता है, लिख लीजिए आप, ऊर्जा का जो स्रोत होता है, ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, ठीक है, यानी कि फ्यूजन होता है इनमें, नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। उस फ्यूजन की एक्टिविटी से ये रोशनी देते हैं, ठीक है, नाभिकीय संलयन, ये लिख लेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन ये लिख लेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन इनमें होता है, जिसके माध्यम से ये ऊर्जा देते हैं, ठीक है। तो देखिए तीन इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं, तीन इंपॉर्टेंट बातों पर हम एक बार गौर कर लेते हैं। तीन इंपॉर्टेंट बातें ये हैं, नंबर 1 कि एक तो ये उष्ण होते हैं, सबसे पहली बात उष्ण और दीप्तिमान है, उष्ण और दीप्तिमान, और क्या है, खगोलीय पिंड है, क्या है, खगोलीय पिंड, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि इनका प्रकाश और चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो कि क्या करता है, विकिरण उत्पन्न करता है, दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात क्या है कि ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो इनके नाभिकीय संलयन होता है, जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन ये उत्पन्न करते हैं, ठीक है। नोट कीजिए आप, इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, तारों में स्वयं का गुरुत्वाकर्षण होता है, तारों में स्वयं का या तारों में गुरुत्वाकर्षण होता है, ऐसे लिख लीजिए, तारों में गुरुत्वाकर्षण होता है जिसके माध्यम से ये एक दूसरे से, जिसके माध्यम से यह एक दूसरे से या एक दूसरे से परस्पर दूर रहते हैं।
तो गुरुत्वाकर्षण होने के कारण ये परस्पर एक दूसरे से दूर रहते हैं और ये चक्कर लगाते हैं, ठीक है, तथा तारे चक्कर लगाते हैं। यहाँ लिख देते हैं तथा तारे चक्कर लगाते हैं। तथा तारे क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्लियर हो गया। देखो तारों में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण ये एक दूसरे के परस्पर दूर रहते हैं। आप देखते हैं जब आकाश में आप देखते हैं तारे आपको ये अलग अलग दिखाई देते हैं इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आपको तारे अलग अलग दिखाई देंगे। और इनमें सब में क्या आता है, इन सब में अपना अपना गुरुत्वाकर्षण होता है और गुरुत्वाकर्षण होने के कारण ये क्या करते हैं, परस्पर चक्कर लगाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, जब हम स्टार्स की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं कि जो सन है हमारा, वो सन भी एक प्रकार से क्या है, स्टार। तो हमारा सन भी क्या है, स्टार। तो लिख लीजिए सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी क्या है एक दोस्तों, एक तारा है। अब देखिए सूर्य भी यदि तारा है तो तारे का भी क्या होगा, अब देखिए सूर्य भी क्या है, एक तारा है और सूर्य जब तारा होगा तो क्या होगा, स्वयं का प्रकाश होगा। स्वयं का प्रकाश होगा, उष्ण होगा, साथ ही उष्ण होगा, दीप्तिमान होगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है बात। देखिए उष्ण है और उष्ण होने के साथ साथ क्या है, दीप्तिमान है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उष्ण है इसलिए क्या करता है, इसलिए इसमें तारा है, ये तारा है, ठीक है, और स्वयं का प्रकाश है। उष्ण है, एक तारा है और स्वयं का क्या है, प्रकाश। तो प्रश्न पूछे प्रकाश क्यों है, प्रकाश होने के पीछे कारण क्या है। तो प्रकाश होने के पीछे कारण ये है कि ये उष्ण है, क्या है, उष्ण है, और कैसा है, दीप्तिमान है। कैसा है, दीप्तिमान है। यानी कि ये जनरेट हो रहा है, दीप्तिमान किस प्रकार से है कि ये धीरे धीरे इसमें रोशनी है। रोशनी क्यों है, क्योंकि ये उष्ण है, ठीक है, रोशनी क्यों है, क्योंकि ये क्या है, उष्ण है। दूसरा स्वयं का प्रकाश है, स्वयं का प्रकाश है, और प्रकाश किस प्रकार से, विकिरण के माध्यम से, यानी चुंबकीय क्षेत्र इसमें है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र होगा तो फिर ये विकिरण उत्पन्न करेगा, और जब ये विकिरण उत्पन्न करेगा तो नॉर्मली है कि ये प्रकाश भी उत्पन्न करेगा। क्लियर बात हो गई, इतना आपको समझ में आ गया। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट अब देखिए यहां तक बात आपको समझ में आ गई। ऊपर वाला हम हटा देते हैं, इंपॉर्टेंट है वो भी। अब जैसे आप ये देखते हैं दोस्तों कि आपको हमारा जो सूर्य है वो आपको बड़ा दिखाई देता है, क्लियर। लेकिन हम ये जानते हैं, या आपने आज आप जान लेंगे कि सूर्य से बड़े भी, ठीक है, सूर्य से बड़े भी कई तारे हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम, सूर्य से बड़े कई तारे हैं। सूर्य से बड़े, सूर्य से बड़े भी अन्य कई तारे हैं। अन्य कई तारे हैं, परंतु हमसे दूर होने के कारण, यानी पृथ्वी से दूर होने के कारण, ठीक है, परंतु पृथ्वी से दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया होगा आपकी बात, समझ में आ गया होगा आपको कि सूर्य से बड़े भी अन्य कई तारे हैं। यानी सूर्य जितना हमें बड़ा दिखाई देता है, लेकिन इससे भी अन्य कई बड़े तारे हैं, स्टार्स हैं,
पर चूंकि क्या है, पृथ्वी से दूर होने के कारण हमें छोटे दिखाई देते हैं। अब देखते हैं रात्रि के समय जब हम आकाश को देखते हैं, ठीक है, तो ये पूरा ब्लैक नज़र आता है, पूरा काला नज़र आता है, क्योंकि उस समय रोशनी नहीं होती, क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं, हम पृथ्वी से उसको देख रहे हैं। और उस समय रात होती है, क्या होती है, उस समय रात होती है, और रात होती है तो सूर्य का प्रकाश नहीं होता, और जब सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो हमें अधिक दूरी पर अलग अलग रूप में हमें तारे दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया। अब सूर्य का प्रकाश नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि क्या अन्य कोई तारे नहीं है या वो चमक नहीं रहे, लेकिन वो जो तारे होते हैं वो सूर्य से, हमारी पृथ्वी से बहुत अधिक दूर होते हैं, और हमारी पृथ्वी से अधिक दूर होने के कारण वह बहुत छोटे दिखाई देते हैं। क्लियर बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो लिखिए, सूर्य से बड़े भी अन्य कई तारे हैं, परंतु पृथ्वी से दूर होने के कारण वो छोटे दिखाई देते हैं। नोट कर लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि तारों का जन्म व इनका विकास किस प्रकार से होता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। कि इनका जन्म और विकास किस प्रकार से हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तारों का जो वास्तविक जन्म होता है, जो इनका विकास होता है, वो ये हम देखते हैं दोस्तों। आप नोट करते चलें। तारे का विकास, पहले लिखे तारे का जन्म, ठीक है, तारों का, ऐसे लिख लीजिए, तारों का जन्म ये लिख लीजिए उत्पत्ति, ठीक है, आकाश गंगाओं में। आकाश गंगाओं में हीलियम व हाइड्रोजन। तारों का जन्म या उत्पत्ति आकाश गंगाओं में हीलियम व हाइड्रोजन के संयोजन से होती है। के हीलियम व हाइड्रोजन गैसों के, ऐसे लिख लीजिए, हीलियम व हाइड्रोजन गैसों के संघनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, या संघनन के परिणाम स्वरूप होती है। क्लियर हो गया। तो तारों का जो वास्तविक रूप में जन्म होता है, ये इनकी जो उत्पत्ति होती है वो आकाशगंगाओं में हीलियम और हाइड्रोजन गैसों के जो संघनन होता है, जो कॉम्पोजिशन बनता है, उनसे, उनके परिणाम स्वरूप होती है। ठीक है, और छोटे छोटे घने बादलों के रूप में धीरे धीरे धारण करते हैं। यहीं लिख लीजिए, छोटे छोटे बादलों के रूप में धारण होते हैं या धारण करते हैं।
ठीक है, तो तारों का जन्म या तारों की उत्पत्ति की हम चर्चा करें तो आकाशगंगाओं में हीलियम व हाइड्रोजन गैसों का जो संघनन होता है, जो कॉम्पोजिशन बनता है, उसके परिणाम स्वरूप ये छोटे छोटे बादलों के रूप में धारण कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करें तो तारों में क्या होता है। मैंने बताया तारों में स्वयं का गुरुत्वाकर्षण होता है। जितनी भी खगोलीय पिंड है उन सबका अपना गुरुत्वाकर्षण है, और गुरुत्वाकर्षण होने के कारण हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों कि इनमें धीरे धीरे दबाव उत्पन्न होता है। तारों में धीरे धीरे दबाव उत्पन्न होता है, तथा यह समय के साथ, तारों में धीरे धीरे दबाव उत्पन्न होता है तथा समय के साथ सिकुड़ते जाते हैं। क्लियर हो गया। तारों में धीरे धीरे दबाव उत्पन्न होता है और दबाव उत्पन्न होने के साथ साथ समय के साथ साथ ये सिकुड़ते जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको मैटर। सबसे पहली बात तो हमने सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि सूर्य से बड़े भी अन्य कई तारे हैं। तो केवल हमारा सूर्य ही नहीं, सूर्य से बड़े भी अन्य कई तारे आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन चूंकि पृथ्वी से दूर होने के कारण, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पृथ्वी से दूर होने के कारण ये हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, सूर्य भी पृथ्वी से काफ़ी दूर है। हमारा जो सूर्य है वो भी पृथ्वी से काफ़ी दूर है, और पृथ्वी से काफ़ी दूर होने के कारण सूर्य की वास्तविक जो आकृति है वो हमें दिखाई नहीं देती। तो हम ये बात कर रहे हैं कि सूर्य से बड़े भी कई अन्य तारे हैं, सूर्य से बड़े भी अन्य कई तारे हैं, परंतु पृथ्वी से दूर होने के कारण, हमारी अर्थ से ये दूर है, इस कारण हमें क्या छोटे दिखाई प्रतीत होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं तारों का जो जन्म है। तारों का जो जन्म होता है या इनकी उत्पत्ति संबंधित हम जब बात करते हैं तो जो आकाशगंगाएं होती हैं, ठीक है, आकाशगंगाएं, हमें पता है आकाशगंगा क्या है। तो आकाशगंगा में हीलियम और हाइड्रोजन, ये क्या है, गैसीय तत्व है। तो हीलियम और हाइड्रोजन का जो गैसों का संघनन होता है, जो कॉम्पोजिशन बनता है, उसके परिणाम स्वरूप ही तारों की उत्पत्ति होती है। और ये धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या होते हैं, छोटे छोटे बादलों में या छोटे छोटे बादलों के रूप में धारण करते जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। तारों में धीरे धीरे दबाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तारों में धीरे धीरे क्या होता है, दबाव उत्पन्न। अब आपसे पूछे दबाव उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से क्या है, ये एक दूसरे के पास निकट आते हैं, तो निकट आने के दौरान इनमें दबाव उत्पन्न होता है, और दबाव उत्पन्न के साथ समय के साथ साथ ये क्या करते हैं, सिकुड़ते जाते हैं। समय के साथ साथ ये सिकुड़ते जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। ये कुछ बातें हैं तारे संबंधित। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सौर मंडल पे हम चर्चा करेंगे डायरेक्ट अब, और हम पढ़ेंगे सूर्य। ठीक है, ये कुछ बेसिक तारों की कुछ बेसिक नॉलेज हमने दे दी आपको कि वास्तविकता में जो तारे होते हैं वो तारे क्या होते हैं, किस प्रकार ये तारे बनते हैं, और इनका कॉम्पोजिशन किस प्रकार से होता है। ये कुछ मुख्य बातें पर हमने चर्चा कर ली। सूर्य भी क्या है, एक प्रकार से हमारा तारा ही है। ठीक है, सूर्य भी क्या है, एक तारा ही है, कोई अलग चीज़ नहीं है, सूर्य भी हमारा तारा ही है, और तारे का कॉम्पोजिशन बनता जाता है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि इनका स्वयं का प्रकाश होता है, और स्वयं के प्रकाश से ये दीप्तिमान रहते हैं।
लास्ट हमने चर्चा की थी कि ये उष्ण होते हैं, गर्म होते हैं, और गर्म होने के कारण इनमें दीप्तिमान, इनमें खुद स्वयं का प्रकाश होता है और ये फिर जलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब सौर मंडल पे चर्चा करेंगे डायरेक्ट, और सौर मंडल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूर्य को। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी सौर मंडल, सोलर सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं, और सोलर सिस्टम में हम जो फर्स्ट पॉइंट कवर कर रहे हैं वो सूर्य के बारे में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका सौर मंडल। अब हम सौर मंडल से महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करेंगे, और यहीं से प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि सौर मंडल क्या होता है, सौर मंडल का मुखिया कौन है, सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं, कौन कौन से ग्रह होते हैं, उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली ऐसा पूछेगा, या इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आता है तो सौर मंडल के बारे में आपसे पूछेगा कि सौर मंडल क्या होता है, सौर मंडल किस प्रकार से बना हुआ है, सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह हैं, प्लेनेट हैं या उपग्रह हैं। ठीक है, तो हमारी हेडिंग हो जाएगी यहाँ पर सौर मंडल। सबसे ऊपर लिख दिया है हमने सौर मंडल, सोलर सिस्टम। क्लियर हो गया, ये मेन हेडिंग हो जाएगी सौर मंडल, और इसमें हम पढ़ेंगे सूर्य। इसमें हम पढ़ेंगे सन को, इंपॉर्टेंट। देखिए, एक छोटा सा मैं आपको प्रारूप बता देता हूं कि एक्चुअल में है क्या। हमने पढ़ा था गैलेक्सी होती है, ठीक है, इस प्रकार से ब्रह्मांड में आपको हमने पढ़ा था लगभग 100 अरब गैलेक्सियां हैं, जो सीमित ज्ञान के आधार पे, जितना हमें ज्ञान है तो सीमित ज्ञान के आधार पर हम ही जानते हैं कि लगभग 100 अरब गैलेक्सीज विद्यमान है। हर जो खगोल विज्ञानी होता है, खगोल शास्त्री होता है, वो अपने अपने आधार पे इसको बताता है, लेकिन हम एक जनरल फैक्टर में देखते हैं कि सीमित ज्ञान के आधार पर हमें ज्ञात है लगभग 100 अरब गैलेक्सियाँ होती हैं। इस प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड में इस प्रकार से गैलेक्सियाँ विद्यमान है। मैंने आपको एक डायग्राम भी बताया था, उस डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि इस पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग गैलेक्सियाँ हैं, और कितनी गैलेक्सियाँ, लगभग 100 अरब गैलेक्सियाँ हैं। अब इन 100 अरब गैलेक्सी में से जो हमारी गैलेक्सी है, हमें ये मान लीजिए कि गैलेक्सी है, क्लियर। अब जो हमारी गैलेक्सी पे हम बात करें कि हमारी जो गैलेक्सी है वो हमारी गैलेक्सी क्या है, ठीक है, तो हमारी गैलेक्सी का नाम हमने बताया था आपको कि हमारी गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है दोस्तों? आकाशगंगा। ये हमने बताया आपको, क्या नाम है? आकाशगंगा। या इसका एक नाम और क्या है? इसका नाम एक और है मिल्की वेव। या इसका एक नाम और क्या है? मिल्की वेव। या फिर इसका एक नाम और क्या है? मंदाकिनी। या इसका एक नाम और क्या है? मंदाकिनी। तो देखिए इसके तीन नाम है, इसको हम आकाशगंगा भी कहते हैं, मिल्की वेव भी कहते हैं, और इसको हम मंदाकिनी भी कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात आपको? अब देखिए इस गैलेक्सी के चारों ओर, ठीक है, इस गैलेक्सी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है, ठीक है, यानी कि सूर्य जो है, मान लेते हैं ये हमारा सूर्य है यहाँ पर, और ये हमारा सूर्य जो है ये सन है, और इस सन इसके चारों ओर ऐसा चक्कर लगा रहा है, इस तरह से ये इसके चक्कर लगा रहा है। अब देखिए मोटे रूप में, अब मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूँ। मान लीजिए ये गैलेक्सी है, ठीक है, ये गैलेक्सी है, और इस गैलेक्सी के चारों ओर ये हमारा सन है, और इस गैलेक्सी में रहते हुए ये सूर्य जो है वो इस प्रकार से इसके चक्कर लगा रहा है। पहली बात ये हो गई। अब इस सन के चारों ओर, ठीक है, इस सन के चारों ओर
ऐसे, यानी कि अब इस सन को हम यहाँ बना लेते हैं, ये सन हो गया। अब देखिए सन को यहाँ बनाते हैं, ये सन हो गया। अब इस सन के चारों ओर अन्य ग्रह, ये इस तरह से आप देखेंगे। अब छोटी कक्षाओं में पढ़कर आए हैं, आप छोटी कक्षाओं में जब आप स्कूल स्तर में पढ़ रहे थे तो आपने इस तरह से इसका डायग्राम देखा था। वहाँ पर बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये इस प्रकार से आपने इसका स्ट्रक्चर देखा था। क्लियर हो गया? तो ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बन जाता है, धीरे धीरे यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है वो स्ट्रक्चर, और ये इनके साथ साथ गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगा रहे। लेकिन प्रधान जो है वो कौन है? सन। जो प्रधान है, जो गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, वो कौन है? सूर्य। वो कौन है? सूर्य। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो कौन है? ग्रह। यानी देखिए आप ऐसे समझिए इसको, यहाँ बताता हूँ आपको, ये हमारी गैलेक्सी है, ठीक है, ये गैलेक्सी है। अब गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? तो सूर्य। क्लियर हो गया? गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? सूर्य, सन। क्लियर है? सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? ग्रह, प्लेनेट। कौन लगाते हैं? ग्रह। तो सूर्य के चारों ओर कौन लगाते हैं? ग्रह। और ग्रह के चारों ओर कौन लगा रहे हैं? उपग्रह, सैटेलाइट। क्लियर हो गई? देखिए ये तो होगी गैलेक्सी, ये तो हमारी गैलेक्सी हो गई। तो गैलेक्सी जो है, उस गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? सूर्य, मतलब तारा। अभी हम पढ़कर आए कि सूर्य क्या है? वास्तविकता में एक तारा है जो स्वयं के प्रकाश से दीप्तिमान होता है, स्वयं के प्रकाश से जलता है, ठीक है, और स्वयं के प्रकाश से जलने के कारण ये तारा हो गया। तो सूर्य किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है? गैलेक्सी के। क्लियर हो गया? और सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? ग्रह, प्लेनेट। और प्लेनेट के चारों ओर कौन लगा रहा है? उपग्रह। यानी कि क्रम क्या हो रहा है? प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर इस प्रकार से है। देखिए ये होगी गैलेक्सी, गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? सन। क्लियर हो गया? अब सन के चारों ओर, अब इसको हम यहाँ से उठाते हैं तो हम ऐसे देखें, सन के चारों ओर एक ही मैं ग्रह बना रहा हूँ, ये बना दिया मैंने बुध ग्रह, ठीक है, या पृथ्वी मान लेते हैं, ये अर्थ हो गई। ये कौन होगी? अर्थ। और अर्थ के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? तो अर्थ के चारों ओर का लगा रहा है उपग्रह, यानी कि चंद्रमा। यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला, सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी। ये क्या है? हो गई ग्रह, यानी प्लेनेट हो गया। पृथ्वी क्या हो गई? प्लेनेट। और पृथ्वी का उपग्रह क्या हो गया? तो पृथ्वी का उपग्रह क्या हो गया? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह क्या हो गया? चंद्रमा। अब आपको बात स्पष्ट हो गई होगी। इसका मतलब गैलेक्सी के चारों ओर सन, सन के चारों ओर ग्रह, और ग्रह के चारों ओर उपग्रह, ये क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं या चक्कर लगा रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सन की। पहले सूर्य की चर्चा कर लेते हैं। सूर्य के बेसिक जो फैक्ट है हम वो देख लेते हैं, इसके क्या क्या फैक्ट्स हैं, और आपको लिखने उसी तरह से हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 बाय 1 आप इस तरह से लिखेंगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, जो मैंने बताया वो लिख लिया होगा आपने। हेडिंग डाल लीजिए आप जल्दी से। और हम चर्चा कर रहे हैं अब सन की, यानी सौर मंडल में सबसे पहला हम चर्चा करने जा रहे हैं सन, सूर्य की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, अब देखिए मैं नाम लिखूंगा, आपके समझ में आ जाएगा। लिखिएगा सूर्य, सूर्य मंदाकिनी के चारों ओर, ठीक है, हेडिंग डाल दी अपने सूर्य। उसका फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं। तो सूर्य मंदाकिनी के चारों ओर 241.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, प्रति सेकंड की गति से या प्रति सेकंड की चाल से
क्या लगाते हैं, चाल से परिक्रमा करता है, चाल से परिक्रमा करता है। क्लियर होगी बात। सूर्य मंदाकिनी के चारों ओर, सूर्य क्या करता है, मंदाकिनी के चारों ओर 241.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की जो इसकी चाल है से इस क्या करता है, परिक्रमा करता है। क्लियर हो गया। पहली बात कि सूर्य मंदाकिनी के चारों ओर, सूर्य जो है यानी सन, ये हमारा क्या हो गया, स्टार हो गया, तारा हो गया। मंदाकिनी क्या हो गई, हमारी गैलेक्सी हो गई, इस पर भी हम चर्चा कर रहे थे। और इसके चारों ओर कितना किलोमीटर, 241 किलोमीटर, एक औसत रूप में हम देख रहे हैं तो 241.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, की चाल से क्या करता है, ये परिक्रमा करता है। अभी तक छोटी कक्षाओं में आपको ये पढ़ाया गया था कि हमारा जो सूर्य है वो स्थिर है, ये पढ़ाया गया कि हमारा जो सूर्य है वो क्या है, स्थिर है। लेकिन एक्चुअल में हमारा सूर्य स्थिर नहीं है दोस्तों। अभी मैंने आपको बता दिया है कि सूर्य वास्तविकता में क्या है, सूर्य वास्तविकता में किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, किसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, तो गैलेक्सी के, किसके चारों ओर चक्कर कर रहा है, गैलेक्सी के। ये मंदाकिनी में लिखा है। तो एक्चुअल में मंदाकिनी क्या है, गैलेक्सी तो है, क्योंकि हमारी जो गैलेक्सी उसका नाम क्या है, आकाशगंगा, उसका नाम क्या है, मंदाकिनी, क्या नाम है उसका, मिल्की वे। क्लियर हो गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लगभग 241.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से ये परिक्रमा करता है। क्लियर। नेक्स्ट बात कि सूर्य यदि इतनी चाल से यानी कि 241.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से परिक्रमा करता है तो लगभग 25 लिखेगा, ऐसे लिखिए, सूर्य लगभग, अब देखिए यहाँ किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, मंदाकिनी के चारों ओर लगा रहा है। तो सूर्य लगभग 25 करोड़ साल में, 25 करोड़ साल में मंदाकिनी के एक चक्कर लगा लेगा। या एक चक्कर पूर्ण कर लेगा, एक चक्कर देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। सूर्य मंदाकिनी के चारों ओर चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है, 241.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड है। उस हिसाब से हम देखें तो लगभग कितने समय में, लगभग 25 करोड़ साल में, लगभग 25 करोड़ साल में ये एक चक्कर पूर्ण कर लेगा या एक परिक्रमा पूर्ण कर लेगा। क्लियर हो गया। एक चक्कर पूर्ण कर लेगा या एक परिक्रमा पूर्ण कर लेगा। तो इसको इतना समय लगेगा दोस्तों, इसको यानी सूर्य को इतना समय लगता है, मतलब ये अभी गैलेक्सी के चारों ओर भ्रमणशील है, यानी गैलेक्सी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। क्लियर बात। नेक्स्ट, अब यहां लिख लेते हैं सौरमंडल का जो व्यास, हमारा जो सौरमंडल है, हमारे सौरमंडल का जो व्यास है। अब देखिए सौरमंडल तो आपको समझ में आ रहा है, मैं जो बोल रहा हूं कि सौरमंडल क्या है। हम देखिए सूर्य की बात करते करते सौरमंडल पर आ गए, क्योंकि हमें पढ़ना ऐसे ही, सूर्य के साथ साथ हमें सौरमंडल की भी चर्चा करनी है, क्योंकि सूर्य जो है वो प्रधान या मुखिया किसका है, सौरमंडल का। ठीक है, तो सौरमंडल का जो वास्तविक व्यास देखें हम, तो इसका वास्तविक व्यास लगभग हम ये जानते हैं कि इसका वास्तविक व्यास लगभग 11,790 मिलियन किलोमीटर है।
क्लियर हो गया? कितना व्यास है? 11,790। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सौरमंडल का जो व्यास यानी जो इसका डायमीटर है हमारे सोलर सिस्टम का, उसका व्यास कितना है? 11,790 मिलियन किलोमीटर। व्यास तो आप समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा सौरमंडल है, ठीक है, ये सन हो गया और इसके चारों ओर ये ग्रह यहाँ पर है, इस तरह से ग्रह बने हुए। तो ये जो व्यास होगा इसका, ठीक है दोस्तों, ये जो व्यास होगा, देखिए पूरा जो एक पूरी गोल, जैसे मान लीजिए एक आपने क्रिकेट की बॉल ली और उसको पूरा राउंड अप किया इस तरह से, तो वो तो कहलाएगी उसकी सर्कमफेरेंस यानी परिधि। और जब हम डायमीटर की बात करते हैं, व्यास की बात करते हैं, तो व्यास केवल इसका सम्मुख पार्ट जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट दिखाई दे रहा है, वही क्या कहलाता है? व्यास। तो इसका व्यास देखिए कितना है, इसका व्यास है 11,790 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 11,790 मिलियन किलोमीटर इसका क्या है? व्यास है। क्लियर हो गया? आपको बात समझ में आ रही होगी। देखिए पहली बात हमने क्या पढ़ ली कि सूर्य मंदाकिनी के चारों ओर 241.4 किलोमीटर की गति से या चाल से परिक्रमा करता है। फिर दूसरा पढ़ लिया, सूर्य लगभग 25 करोड़ साल में मंदाकिनी का एक परिक्रमा पूर्ण कर लेगा। और तीसरा हमने पढ़ लिया, सौरमंडल का जो व्यास होता है लगभग 11,790 मिलियन किलोमीटर तक होता है। तो ये हमारी बात कंप्लीट हो गई यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए सूर्य की एक बात करते हैं हम। इम्पोर्टेंट बात क्या है सूर्य की? तो सूर्य की एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि सूर्य जो है कि हम यूँ लिख सकते हैं सूर्य का जो आयतन है, वॉल्यूम जो है, वो पृथ्वी से, यानी कि हम ये देखें कि सूर्य का जो आयतन है वो हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना, ठीक है, कितना? 13 लाख गुना। कितना? 13 लाख गुना अधिक है। क्लियर? तो सूर्य का आयतन पृथ्वी से, सूर्य का आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, सूर्य का आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। और यदि हम इसके मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, सूर्य के द्रव्यमान की, ये पृथ्वी से 3,30,000 गुना अधिक है, ठीक है। द्रव्यमान की बात करें कि इसका कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम की बात कर ली। मास की बात करते हैं द्रव्यमान की, ये मास हो जाएगा इसका। इसका जो मास है वो 3,30,000, 3,30,000 किसका? सूर्य की बात कर रहे हैं हम ना, सूर्य से हम बात कर रहे हैं कि द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी की अपेक्षाकृत है। इसको ऐसे लिख लीजिए, सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,30,000 गुना बड़ा है। ये रेफरेंस हम किसके रेफरेंस से ले रहे हैं? पृथ्वी के रेफरेंस से, कि पृथ्वी का लगभग इतना है तो सन के कंपेरिजन में और अर्थ के कंपेरिजन में कितना होगा। तो सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,30,000 गुना बड़ा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अब सूर्य की एक और इम्पोर्टेंट चीज कि सूर्य का जो व्यास है, वो पृथ्वी से, ठीक है, किससे? पृथ्वी से 109 गुना अधिक है। अब देखिए आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर पृथ्वी का कितना बताइए, ठीक है। तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात है, बता दूं कि जब हम पृथ्वी को पढ़ेंगे तो पृथ्वी में हम ये सब चीज़ें डिटेल से लेंगे
कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी का व्यास कितना है, पृथ्वी का आयतन कितना है। क्लियर। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि सूर्य का जो आयतन है, सूर्य का जो आयतन है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना है। तो जब हम पृथ्वी को पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे पृथ्वी का आयतन कितना है, पृथ्वी का आयतन कितना है। जब वहाँ आपको पता चलेगा पृथ्वी का आयतन इतना है तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन कर लें 13 लाख गुने से, उतना किसका हो जाएगा, सूर्य का। क्लियर। फिर हम चर्चा करेंगे सूर्य का द्रव्यमान। तो हम वहाँ पढ़ेंगे कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान जितना होगा यानी उसका जो मास, अर्थ का मास जितना होगा उससे 3,30,000 गुना किसका द्रव्यमान है, सूर्य का। क्लियर हो गया। फिर पढ़ेंगे हम, यहाँ लिखा हुआ है सूर्य का व्यास, और सूर्य का व्यास कितना है, पृथ्वी से 109 गुना अधिक है। कितना है, 109 गुना अधिक है। जब हम पृथ्वी का पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि पृथ्वी का व्यास कितना है, तो आपको समझ में आ जाएगा, उसको इंटू कर लेंगे आप 109 गुना से, तो वो निकल कर आ जाएगा सूर्य का व्यास। अभी मैं आपको यहाँ डबल कंपेरिजन नहीं करवा रहा हूँ, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम सूर्य का पढ़ रहे हैं या पृथ्वी का पढ़ रहे हैं। तो ये भी आप लिख के रख लीजिए, जब हम पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी का व्यास पढ़ेंगे तो आप उसको यहाँ पर गुणा करके देख पाएंगे कि उसके कंपैरिजन में सूर्य का आयतन कितना है, कितना द्रव्यमान है और कितना उसका व्यास है। क्लियर हो गया। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। इंपॉर्टेंट बातें हो गई। सूर्य मंदाकिनी के चारों ओर 241.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से परिक्रमा करता है। सूर्य लगभग 25 करोड़ साल मंदाकिनी का एक चक्कर या एक परिक्रमा पूरा करेगा। सौरमंडल का व्यास लगभग, देखिए ये सौरमंडल का है, ध्यान रखना, ये सूर्य का नहीं है, ये सौरमंडल का है। सौरमंडल का व्यास लगभग 11,790 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, जबकि यहाँ सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी से, कंपेरिजन कर रहे हैं हम पृथ्वी से, यहाँ कोई कंपेरिजन नहीं है। यहाँ तो हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि यहाँ सौरमंडल का व्यास इतना है, सिंपल। क्लियर। और ये आपका क्या हो गया, सूर्य का आयतन कितना है, तो सूर्य का आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से कितना है, 3,30,000 गुना बड़ा है। और सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना अधिक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। ठीक है, ये प्रश्न कई कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं डायरेक्टली कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, लिख लीजिए आप, पॉइंट वाइज पॉइंट बना के लिख लीजिए कि सूर्य का जो प्रकाश है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। क्लियर। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। किसी किसी पुस्तक में आपको 8 मिनट 8 सेकंड भी लिखा हो सकता है, 8 मिनट और 8 सेकंड भी, किसी किसी पुस्तक में आपको 8 मिनट और 8 सेकंड भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड्स में हम बात कर रहे हैं तो यदि हम माइनस करें तो लगभग 12 सेकंड का फर्क पड़ता है, तो ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं है। सेकंड्स की बात नहीं है। मिनट्स में यदि हो तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजनेबल है। यदि किसी बुक में 8 की बजाय आपको लिखा हुआ हो, उसमें 6 लिखा हुआ हो, 7 लिखा हुआ हो, 9 लिखा हो, 10, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन है।
बाकी नो प्रॉब्लम है ना, सेकंड में कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा प्रमाणित है कि 8 मिनट और 20 सेकंड का समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लेता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए ये एक इम्पोर्टेंट बात शायद आपको कभी मिली नहीं हो या आपने कभी इसको पढ़ा नहीं हो, तो मैं आप बता देता हूँ आपको कि सूर्य का प्रकाश, पहली बात तो ये है कि पृथ्वी पर पहुँचने में इसका समय कितना है, तो 8 मिनट का समय, लेकिन चाल कितनी है, ऐसे प्रश्न भी पूछता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 3 लाख किलोमीटर की चाल से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 3 लाख किलोमीटर की चाल से गति करता है। क्लियर हो गया? तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 3 लाख किलोमीटर की चाल से गति करता है। यानी कि इसका जो ट्रैवलिंग टाइम है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जो ट्रैवलिंग टाइम है, या हाँ चाल से गति करता है, या ट्रैवलिंग टाइम जो है ना, ट्रैवल जो करता है वो ट्रैवलिंग टाइम कितना हो जाएगा? ट्रैवलिंग टाइम तो 8 मिनट 20 सेकंड है कि 8 मिनट 20 सेकंड में ये पहुंच जाता है, लेकिन उसकी गति कितनी होती है, स्पीड कितनी होती है? तो स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर उसकी क्या होती है? स्पीड होती है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट कुछ बात है कि जो सूर्य का रासायनिक संरचना जो है, या इसका जो कॉम्पोजिशन जो बना हुआ है, उसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसों का हिस्सा होता है और कितना कितना % होता है, ये भी आपके लिए जानकारी आपको रखनी होगी, आपको लिखना होगा, इम्पोर्टेंट है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तविक रूप में जो सूर्य का स्वयं का जो प्रकाश होता है उसमें कौन सी गैसें इस्तेमाल की होती है। ठीक है, तो आपको मैं याद दिलाऊं, देखिए एक बार वापस से, हम तारे पढ़ रहे थे, हमने तारों को पढ़ा था, जब अभी लास्ट हमने तारा पढ़ा, उस तारे में हमने बताया था इसका जो संलयन होता है, जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, उसमें मुख्य रूप से 2 गैसों के तत्व देखने को मिलते हैं, एक होता है हीलियम, एक होता है हाइड्रोजन। तो ठीक उसी प्रकार से सूर्य में जो फ्यूज़न होता है, या इसमें जो न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है, या नाभिकीय संलयन होता है, उसमें भी मुख्य रूप से 2 गैसें विद्यमान होती है, एक होती है हीलियम, दूसरी होती है हाइड्रोजन। तो हम ये देख रहे हैं कि सूर्य का जो रासायनिक संगठन है, ठीक है, सूर्य का जो रासायनिक संगठन है, लिखिएगा आप, सूर्य का जो रासायनिक संगठन है, सूर्य का रासायनिक संगठन, इसमें 2 गैसें हैं। नंबर 1 एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम है, और एक हम अन्य गैस मान लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि सूर्य का जो रासायनिक संगठन होता है, उस सूर्य के रासायनिक संगठन में 2 गैसें महत्वपूर्ण हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। तो हाइड्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो ध्यान रखिएगा, वो होता है 71%, और हीलियम का जो प्रतिशत होता है वो 26.5% होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना है 71%, और हीलियम का कितना है 26.5%। अब अंतिम जो बचता है लगभग 2.5% जो है, लगभग 2.5% जो भाग है वो अन्य गैसों का होता है। तो ये भी आपको लिखना जरूरी है कि जो सूर्य का रासायनिक संगठन है, ठीक है, सन का जो रासायनिक कॉम्पोजिशन है वो कितना होता है, वो भी आपको ध्यान रखना होता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं
टाइम की बात हो गई कि कितने मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, ये इंपॉर्टेंट है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो ट्रैवलिंग इसकी स्पीड होती है, ट्रैवलिंग स्पीड होती है, वो कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर होती है। और सूर्य का जो रासायनिक संगठन है उसमें 2 गैसीय तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें फ्यूज़न होता है, ध्यान रखिए, नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य गैसों का जो इसमें योगदान होता है वो 2.5% होता है। ठीक है, नेक्स्ट। ये नोट कर लीजिए। हमारा जो सूर्य है वो एक गैसीय पिंड है। सूर्य एक गैसीय पिंड है, यानी कि इसका जो वास्तविक कॉम्पोजिशन जो बना है वो गैसों से बना है। ठीक है, सूर्य एक गैसीय पिंड है। नेक्स्ट, सूर्य का जो दीप्तिमान सतह होता है, ध्यान रखिएगा, सूर्य का या सूर्य की जो दीप्तिमान सतह होती है उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो सूर्य की जो दीप्तिमान सतह होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। और इसकी ऊपर की जो सतह होती है उसको हम वर्णमंडल कहते हैं। आगे लिख, इसके ऊपर की सतह को, इसके ऊपर की सतह को, इसके ऊपर की सतह को वर्णमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। तो सूर्य की जो सतह होती है, जो दीप्तिमान होती है, जहाँ से प्रकाश हमें देखने को मिलता है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। और इसका जो ऊपरी सतह होता है, ऊपर का जो आवरण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमंडल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सूर्य का जो बाह्य भाग होता है, सूर्य का बाह्य भाग जो चंद्रमा द्वारा ढक लिया जाता है। देखिए, सूर्य का बाह्य भाग जो चंद्रमा द्वारा ढक लिया जाता है, कब? जब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण के समय। ठीक है, तो सूर्य का बाह्य भाग जो चंद्रमा द्वारा ढक लिया जाता है, कब? सूर्य ग्रहण के समय। तो वह भाग जो प्रकाशमान होता है, तो वह भाग जो प्रकाशमान होता है, या लिख लेते हैं प्रकाशमान होता है,
उसे किरीट या प्रभामंडल या इंग्लिश में कहते हैं कोरोना कहते हैं। ये वो कोरोना नहीं है जो आज वर्तमान में चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ये हम बात कर रहे हैं सूर्य का बाह्य भाग जो चंद्रमा द्वारा ढक लिया जाता है, कब? सूर्य ग्रहण के समय। और वह भाग जो प्रकाशमान रहता है या चमकता है, ठीक है, वह भाग जो प्रकाशमान रहता है या चमकता है उसे हम क्या कहते हैं? किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं? किरीट, या क्या कहते हैं? प्रभामंडल, और इंग्लिश में बोलते हैं कोरोना। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस प्रभामंडल से ध्यान रखिएगा, इस प्रभामंडल से एक्स किरणें निकलती हैं। इस प्रभामंडल से एक्स किरणें निकलती हैं, ठीक है, जिन्हें एक्स किरणें निकलती हैं जो कि अधिक प्रकाशमान होती है। क्लियर हो गया? इस प्रभामंडल से एक्स किरणें निकलती हैं जो कि अधिक प्रकाशमान होती है, इनमें प्रकाश अधिक होता है। नेक्स्ट, सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग फोटोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है वो फोटोस्फीयर कहलाता है। और इस प्रभामंडल से जो एक्स किरणें निकलती है, ध्यान रखिएगा, इस प्रभामंडल से जो एक्स किरणें निकलती हैं वो अधिक प्रकाशमान होती है। और सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है, जो सेंट्रल बीच वाला जो पार्ट है सूर्य का, वो फोटोस्फीयर कहलाता है। फोटोस्फीयर कहलाता है। और जो ऊपरी सतह होती है, ध्यान रखिए, सूर्य की जो ऊपरी सतह होती है, सूर्य के ऊपरी सतह को क्रोमोस्फीयर कहते हैं। क्रोमोस्फीयर कहते हैं। जो कि श्वेत प्रकाश देती है। जो कि श्वेत प्रकाश देती है। क्लियर हो गया? तो ये सूर्य के बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों पर अध्ययन कर लिया है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न जब पूछा जाएगा सौरमंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल क्या होता है, तो आपको सूर्य के बारे में भी बताना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक बात ये देखी कि सूर्य एक गैसीय पिंड है, ये इंपॉर्टेंट हो गया।
सूर्य का जो दीप्तिमान सतह होती है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं, और इसकी ऊपरी की सतह को हम क्या कहते हैं? वर्णमंडल। क्या कहते हैं? वर्णमंडल। सूर्य का जो बाह्य भाग है जो चंद्रमा द्वारा ढक दिया जाता है, कब? जब सूर्य ग्रहण होता है, तो उस समय उस भाग से जो प्रकाशमान भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? किरीट, या कहते हैं प्रभामंडल। क्लियर हो गया? इस प्रभामंडल से एक्स किरणें निकलती हैं जो कि अधिक क्या होती है? प्रकाशमान होती है। सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। और सूर्य का जो ऊपरी सतह होती है उसको क्रोमोस्फीयर कहते हैं, जिससे सफ़ेद प्रकाश हमें मिलता है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये सूर्य संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उस पर हमने आज चर्चा कर ली है। यानी सौरमंडल का जो पहला मुखिया है, जो इम्पोर्टेंट मुखिया है, पहला नहीं, जो सेल्फ मुखिया है, यूँ कहना चाहिए, खुद मुखिया है, उसकी हमने चर्चा कर ली। तो सौरमंडल में हमने सूर्य का जो इम्पोर्टेंट बातें थी कि उसका आयतन कितना है, व्यास कितना है, ठीक है, उसकी जो दूरी है, प्रकाश के आने की जो दूरी है वो कितने मिनट होती है पृथ्वी तक पहुंचने में, या उसकी जो गति है वो कितनी है। सूर्य एक गैसीय पिंड है, दीप्तिमान सतह जो होती है उसको प्रकाश मंडल, और जो उसकी ऊपरी सतह होती है उसको हम वर्णमंडल कहते हैं। प्रभामंडल जो होता है वो क्या होता है? प्रभामंडल आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रभामंडल किसे कहते हैं? तो प्रभामंडल क्या होता है? सूर्य का जो बाह्य भाग होता है जो चंद्रमा द्वारा ढक दिया जाता है जब सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, जब सूर्य ग्रहण होता है तब, तो वो जो प्रकाश भाग, जो प्रकाश आता है उस भाग को हम क्या कहते हैं? किरीट या प्रभामंडल कहते हैं। क्लियर? और सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है फोटोस्फीयर कहलाता है, क्योंकि यहीं से हमें रोशनी जो होती है या जो प्रकाश जो होता है वो दिखाई देता है, मिलता है। और सूर्य का जो ऊपरी भाग होता है वो क्रोमोस्फीयर कहलाता है, जिससे सफ़ेद प्रकाश हमें मिलता है। तो इस प्रकार से सूर्य संबंधित जो विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदु थे उस पर हमने चर्चा कर ली है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, उसमें हम 1 बाय 1 एक एक ग्रह की चर्चा करेंगे, ठीक है, कि ग्रह कौन कौन से हैं। पहले हमने ब्रह्मांड की चर्चा कर ली, फिर गैलेक्सी को पढ़ लिया, फिर तारे पढ़ लिए, स्टार्स हमने देख लिए, फिर हमने सूर्य को भी देख लिया जो हमारा सौरमंडल का मुखिया है, उसको हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एक एक प्लेनेट, यानी एक एक हम क्या पढ़ेंगे? ग्रह पढ़ेंगे, और फिर उसमें से पृथ्वी की जो इम्पोर्टेंट बातें होगी वो हम अलग से देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके।